नमस्कार साथियों, आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखेंगे और इस प्रश्न पेपर को हम बहुत विस्तार से देखेंगे ताकि आप एग्जाम में एक भी प्रश्न छोड़कर ना आए। पहले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में चंद्रताल झील है? आपके पास ऑप्शन है शिमला, किन्नौर, चंबा और लाहौल स्पीति। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, लाहौल स्पीति। जब आप यहाँ पर चंद्रताल के बारे में बात कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले 4 प्रश्न क्लियर होने चाहिए। जैसे चंद्रताल नाम की झील है और उस झील को पानी आता है चंद्रा ग्लेशियर से। इसका मतलब ये हुआ चंद्रा नाम की झील भी है और चंद्रा नाम का ग्लेशियर भी है। और उसके बाद अगर हम बात करें कि उस झील से एक नदी निकलती है जिसको हम चंद्रा नदी के नाम से जानते हैं, और जो चंद्रा नदी है वो चंद्रा घाटी का निर्माण करती है। तो इस प्रकार हमें 4 चीजों का पता चला कि चंद्रा नाम का ग्लेशियर भी है, घाटी भी है, नदी भी है और झील भी है। साथ ही साथ हमें ये भी पता होना चाहिए जो चंद्रताल झील है इसका निर्माण 1936 में हुआ था। क्योंकि सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा यहाँ पर कि जो चंद्रा ग्लेशियर है यह किससे अलग हुआ था। यह 1936 में बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर पर डिजास्टर आने के कारण, आपदा आने के कारण अलग हुआ था। तो उस समय ही इस चंद्रा झील का निर्माण हुआ था। चंद्रताल झील के बारे में हमें कुछ चीज़ों का और पता होना चाहिए, एग्जाम की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। जैसे जो चंद्रताल झील है इसको मून लेक के नाम से भी जानते हैं। साथ ही साथ हमें ये भी पता होना चाहिए कि जो चंद्रताल झील है इसको 7 सरोवरों का झील भी कहते हैं। और इसके साथ एक बात और कहना चाहूँगा यहाँ पर कि चंद्रताल झील को लोहित्य सरोवर के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पर प्रश्न बनता है कि चंद्रताल झील को लोहित्य सरोवर नाम किसने दिया? तो आपका उत्तर होना चाहिए हेवान त्सांग। और अंत में कहना चाहूँगा कि चंद्रताल झील जो है इसको रामसर साइट भी घोषित किया गया। और अंत में कहना चाहूँगा कि जो चंद्रताल झील है इसके नाम पर डाक टिकट भी बनी है। आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसके नाम की जो झील है इस पर जो डाक टिकट बनी है कितने रुपए की डाक टिकट है। और साथ ही साथ मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा, आपको एक सूचना देना चाहूँगा कि हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी चली है। अगर आप चाहते हो कि मेरे साथ अच्छे तरीके से बिल्कुल मैप के माध्यम से एक एक चीज़ को क्लास में पढ़ना, तो दिए गए नंबर पर आप मैसेज कीजिए, आपको क्लास में एनरोल किया जाएगा। तत्पश्चात आपको डिसाइड करना है कि आपको क्लास में कंटिन्यू मेरे साथ रहना है या नहीं। इसके साथ अगला प्रश्न देखते हैं। चूड़धार पर्वत श्रृंखला हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? आपके पास ऑप्शन है सिरमौर, कांगड़ा, कुल्लू और मंडी। अब ध्यान देना है, चूड़धार की बात की जा रही है यहाँ पर, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, सिरमौर में। जब जब आपको चूड़धार याद आए तो आपने उत्तर देना है कि जो चूड़धार है ये सिरमौर के उत्तरी क्षेत्र में है और शिमला के दक्षिणी क्षेत्र में है। और साथ ही साथ हमें ये भी पता होना चाहिए चूड़धार नाम का एक वन्य जीव अभयारण्य भी है जो सिरमौर में पड़ता है। इसके साथ अगला प्रश्न देखते हैं। बेमाकाली मंदिर कहाँ पर है? आपके पास ऑप्शन है कांगड़ा, करसोग, सराहन और सोलन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सराहन। सबसे पहले तो समझते हैं कि जो सराहन है इसको पहले किस नाम से जानते थे? इसको जानते थे शोणितपुर के नाम से। अब समझते हैं कि हिमाचल प्रदेश में कुल कितने सराहन है, तो हमें पता होना चाहिए 3 सराहन। एक सराहन आपका लाहौल स्पीति में पड़ता है जहां पर गेपन देवते का मंदिर है। जो गेपन देवता है जिसको हम गेफांग देवते के नाम से भी जानते हैं। जब हमारे ज़हन में गेफांग शब्द आता है तो हमें 2 चीज़ों का पता होना चाहिए, एक गेफांगो, एक गेफांग। ये दोनों चोटियां हैं जो लाहौल स्पीति में है। पर यहाँ पर आपने ध्यान देना है जो गेफांग चोटी है यह गेफांगो चोटी से ऊंची है। सीधा कहने का मतलब मेरा ये है कि जो गेफांग चोटी है इसकी ऊंचाई आपकी 6400 मीटर है और गेफांगो की ऊंचाई आपकी 6000 मीटर है। और अंत में ये कहना चाहूँगा कि गेफांग नाम का एक ग्लेशियर भी है जो लाहौल स्पीति में है। और हम बात कर रहे थे अभी तक सराहन की। एक सराहन लाहौल स्पीति में जिसके बारे में मैंने अभी तक आपको बताया, दूसरा सराहन भेमाकाली सराहन जो शिमला में है और तीसरा सराहन आपका कुल्लू में पड़ता है जो आपके कुरपन वैली में पड़ता है, जो पर्यटन दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर एक मंदिर भी है जो शाना ऋषि के लिए डेडिकेटेड है। इसके साथ अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। महात्मा गांधी का मुकदमा शिमला के किस सुविख्यात भवन में चला था? आपके पास ऑप्शन है पीटर हॉप, रॉथली कैसल, सलोडन और वुडविले। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, पीटर हॉप।
अब यहाँ पर बात की जा रही है महात्मा गांधी की जो हत्या का मुकदमा, ठीक है। अब सबसे पहले प्रश्न बनता है कि जो महात्मा गांधी की हत्या किसने की थी, तो हम सभी को पता है कि नाथूराम गोडसे ने की थी, ठीक है ना। ये कब की कहानी है, 1948 की कहानी है। और उसके बाद जो मुकदमा चला था वो शिमला के पीटरहॉफ में चला था, ठीक है। और महात्मा गांधी से संबंधी हमें एक चीज और पता होना चाहिए, जब महात्मा गांधी शिमला आए थे तो वो कहाँ रुके थे, तो आपका उत्तर होना चाहिए शांति कुटीर में। जो शांति कुटीर है ये भी शिमला में पड़ता है, शिमला के समर हिल में पड़ता है। अब यहाँ पर प्रश्न बनता है कि महात्मा गांधी शिमला कब आए थे, तो आपका उत्तर होना चाहिए 1921 में महात्मा गांधी पहली बार शिमला आए थे। तत्पश्चात ऐसा प्रश्न भी बन सकता है कि महात्मा गांधी शिमला कितनी बार आए थे, तो आपका उत्तर होना चाहिए 10 बार आए थे और अंतिम बार महात्मा गांधी 1946 में आए थे। और यहाँ पर एक प्रश्न और बन सकता है कि जो महात्मा गांधी शिमला आए थे किसके माध्यम से वो शिमला आए थे, तो आपने उत्तर देना है शिवालिक एक्सप्रेस। सीधा मतलब है कालका से शिमला रेल मार्ग के जरिए से वो आए थे और वहां से जो रेल चलती है उसको हम शिवालिक एक्सप्रेस के नाम से जानते हैं। इस प्रकार आपको महात्मा गांधी से संबंधित दो चीजों का पता चला, एक पीटरहॉफ और शांति कुटीर। जब आपको पीटरहॉफ और शांति कुटीर के बारे में पता चला तो आप चैडविक हॉल को कैसे भूल सकते हैं। जो चैडविक हॉल है, ध्यान देना है, यहाँ पर जब मैंने इससे पहले कहा कि महात्मा गांधी अंतिम बार 1946 में हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला आए थे, तो तब वो अंतिम बार चैडविक हॉल में रुके थे। जो चैडविक हॉल है ये भी आपका समरहिल के साथ है। साथ ही साथ हमें चैडविक से संबंधित एक प्रश्न और याद आना चाहिए, चैडविक नाम का एक झरना है जो शिमला में स्थित है। इसके साथ अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न से जाने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगा, अगर आप मेरे इस YouTube चैनल को एंजॉय कर रहे हैं, मज़ा ले रहे हैं, तो मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और फिर से कह रहा हूँ, देखो यहाँ पर इस YouTube के वीडियो के माध्यम से आपको मैं हर चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, छोटी छोटी चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं कि हर चीज़ को बहुत विस्तार से और बहुत सिस्टमेटिकल ढंग से पढ़ना, तो दिए गए नंबर पर आप हेलो का मैसेज कीजिए, तो आपको क्लास में एनरोल किया जाएगा। तत्पश्चात आपको 2 क्लासें डेमो के तौर पर दी जाएगी, उसके बाद आपको डिसाइड करना है। इसके साथ अगला प्रश्न देखते हैं। हिमाचल प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला शिवालिक पहाड़ियों को स्पर्श नहीं करता है। आप पास ऑप्शन है शिमला, बिलासपुर, हमीरपुर और कांगड़ा। सबसे पहले तो इसको याद करने का एक ही फॉर्मूला है, वो है दून घाटियाँ। सबसे पहले समझते हैं कि दून घाटियाँ हिमाचल प्रदेश में कितनी है और कहाँ कहाँ है। तो हमें पता होना चाहिए हिमाचल प्रदेश में 4 दून घाटी हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऊना की। ऊना में जसवा दून घाटी है। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं कांगड़ा की, कांगड़ा में हल्दून घाटी है। और साथ ही साथ हमें पता होना चाहिए सोलन का, सोलन में दून और सपरून घाटी है। अंत में बात करते हैं सिरमौर की, सिरमौर में क्यारदून घाटी है। इस प्रकार हमें पता चला जो शिवालिक क्षेत्र है ये आपका ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, मंडी का निचला क्षेत्र और सिरमौर का पूरा क्षेत्र और कांगड़ा का निचला क्षेत्र आता है। और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए शिमला। शिमला जो है हमारा लघु हिमालयों में आता है, ना कि शिवालिक पहाड़ियों में या शिवालिक हिमालयों में। इसके साथ अगला प्रश्न देखते हैं। हिमाचल रेंज धौलाधार किस जिले में सर्वाधिक आती है। बात की जा रही है धौलाधार की और फिर ऊपर से पूछा जा रहा है कि धौलाधार सबसे ज्यादा कौन से जिले में पड़ती है, तो आपका उत्तर होना चाहिए ऑप्शन ए कांगड़ा में। सीधा सीधा अगर मैं कहना चाहूँ आपको कि जो धौलाधार पर्वत श्रृंखला है इसका जन्म ही हमारे कांगड़ा से होता है। और धौलाधार पर्वत श्रृंखला को हम मोलाक पर्वत के नाम से भी जानते हैं। साथ ही साथ हमें ये भी पता होना चाहिए कि धौलाधार पर्वत श्रृंखला को सफ़ेद चोटी के नाम से भी जानते हैं या सफ़ेद घाटी के नाम से भी जानते हैं। जब हम धौलाधार की बात करते हैं तब हमें पता होना चाहिए कि प्रश्न क्या बनते हैं धौलाधार से। धौलाधार से पहला प्रश्न ऐसा बनता है कि जो धौलाधार पर्वत श्रृंखला है वो कुल्लू में कहाँ कटती है और कौन सी नदी काटती है, तो आपका उत्तर होना चाहिए ब्यास नदी काटती है और लारजी नामक स्थान पर काटती है। साथ ही साथ हमें ये भी पता होना चाहिए कि जो धौलाधार पर्वत श्रृंखला है यह शिमला में कहाँ कटती है और कौन सी नदी इसको काटती है, तो आपका उत्तर होना चाहिए रामपुर में कटती है और सतलुज नदी इसको काटती है। इसके साथ हम अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं।
हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन से जिले शुष्क शीतोष्ण क्षेत्र में आते हैं? आपके पास ऑप्शन है मंडी कुल्लू, हमीरपुर ऊना, लाहौल स्पीति किन्नौर और सोलन और सिरमौर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, लाहौल स्पीति और किन्नौर। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है शुष्क शीतोष्ण की, कहने का मतलब है ड्राई टेम्परेचर जोन की। जो ड्राई टेम्परेचर जोन है, जैसे आपको लग रहा पता शुष्क, शुष्क मतलब ड्राई है ना, तो इससे हम पता चलता है कि जो क्षेत्र ड्राई है ना वहां पर क्या होगा, वर्षा कम होगी। जब वर्षा कम होगी तो आपको अब सीधे उत्तर आ रहा होगा कि हिमाचल प्रदेश में ऐसा कौन सा स्थान है जहां पर सबसे कम वर्षा होती है, तो वो है, जिले के आधार पर बात करें तो लाहौल स्पीति है। अगर हम एक पर्टिकुलर प्लेस की बात करते हैं तो स्पीति हम कह सकते हैं। तो इस प्रकार आपको पता चला कि शुष्क शीतोष्ण क्षेत्र भी लाहौल स्पीति में है और किन्नौर वाला क्षेत्र है, और ये भी आपको पता चला कि सबसे कम वर्षा हिमाचल प्रदेश में कहाँ होती है, स्पीति में होती है, और सबसे शुष्क स्थान भी आपका स्पीति है। तो आपने अब मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि हिमाचल प्रदेश में शुष्क ग्लेशियर कहाँ पर है या किसे कहा जाता है। इसके साथ अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी झील हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में स्थित नहीं है? आपके पास ऑप्शन है करेरी, गढ़ासुर, लामा, खजियार। जैसे आप जानते हैं कि जो लामा झील है ये भी आपकी चंबा में है, खजियार झील है, इसके बारे में तो मैंने क्लास में 1000 बार बता दिया है, ये भी आपकी चंबा में है। गढ़ासुर के बारे में बताया है, ये भी चंबा में है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, करेरी झील। तो अब प्रश्न उठता है कि जो करेरी झील है अगर ये चंबा में नहीं है तो ये कहाँ पर है? तो आपका उत्तर होना चाहिए जो करेरी झील है ये आपका कांगड़ा में स्थित है। जब जब आपको करेरी झील याद आती है तो को नाम की आपको 2 झीलें याद आनी चाहिए। ये दोनों झीलें एग्जाम में कंफ्यूज करती है। जैसे मैंने इससे पहले बताया, करेरी कांगड़ा में, और दूसरा आपके पास कराली झील है। जो कराली झील है ये आपकी शिमला में है, और इसको हिमाचल प्रदेश की सबसे गंदे पानी की झील भी कहा जाता है। और आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है जो कराली झील है ये आपकी कौन सी चोटी के अंतर्गत आती है। इसके साथ अगला प्रश्न देखते हैं, पब्बर निम्न में से किस नदी की सहायक नदी है? आपके पास ऑप्शन है रावी, ब्यास, यमुना और चेनाब। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यमुना। सबसे पहले बात समझते हैं पब्बर की। जो पब्बर नदी निकलती कहाँ से है, यहाँ हमें 3 से 4 प्रश्न का सबसे पहले पता होना चाहिए। जैसे जो पब्बर नदी है ये निकलती है आपकी चंद्रनान झील से, और जो चंद्रनान झील है इसके लिए पानी कहाँ से आता है ये भी प्रश्न बनता है। तो ये आता है चंद्रनान ग्लेशियर से, और जो चंद्रनान ग्लेशियर है ये कहाँ पर है, किस चोटी के ऊपर है? तो आपका उत्तर होना चाहिए चांसल चोटी के ऊपर, ठीक है ना। और देखो यहाँ पर हमें 4 चीजों का पता चला। देखो चांसल चोटी का पता भी चला, चंद्रनान ग्लेशियर का पता चला, चंद्रनान झील का पता चला, और चंद्रनान झील से निकलने वाली पब्बर नदी का पता चला। तो सबसे पहले तो ध्यान से समझना है, जो पब्बर नदी है ना जी, ये आपकी टॉस नदी की सहायक नदी है, और जो टॉस नदी है ये आपकी यमुना नदी की सहायक नदी है। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि पटसरी और आंध्रा नदी किसकी सहायक नदी है? ये आपकी पब्बर की सहायक नदी है, और जो पब्बर है जैसे मैंने पहले कहा ये आपकी टॉस नदी की सहायक नदी है, और जो टॉस है ये आपकी यमुना की सहायक नदी है। देखो तभी मैं कह रहा हूँ बार बार कि क्लास में जो पढ़ने का मजा आएगा ना वो आउटस्टैंडिंग आएगा, ऐसा मेरा मानना है। इसके साथ अगला प्रश्न देखते हैं, गर्म जल का स्रोत मणिकर्ण किस जिले में स्थित है? आपके पास ऑप्शन है मंडी, शिमला, चंबा और कुल्लू। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, कुल्लू। जो मणिकर्ण है, सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए जो मणिकर्ण है ये किस नदी के किनारे है और कौन सी घाटी में है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका मणिकर्ण जो है ये आपका पार्वती घाटी में है और पार्वती नदी के किनारे है। साथ ही साथ हमें ये भी पता होना चाहिए मणिकर्ण नामक स्थान पर 2 मंदिर हैं जो आपके अलग अलग धर्म को दर्शाते हैं। जैसे पहला है आपका सिख धर्म, जो सिख धर्म का यहाँ पर गुरुद्वारा है वो गुरु नानक देव के लिए डेडिकेटेड है। इसके साथ हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पर 2 हिंदू मंदिर भी है, एक आपके भगवान राम के लिए समर्पित है, दूसरा भगवान शिव के लिए समर्पित है। साथ ही साथ हमें यह भी पता होना चाहिए जो मणिकर्ण ये आपका संस्कृत का शब्द है। मणि का मतलब होता है, अगर हम इसको संधि विच्छेद करेंगे तो मणि का मतलब होता है रतन, बोले तो बाली, कर्ण का मतलब होता है कान। तो इसी प्रकार हमें पता चला मणिकर्ण का मतलब होता है
कान की बाली। मणिकर्ण के गर्म पानी के चश्मे के बारे में हमें इतना पता होना चाहिए कि जो ये चश्मा है ना यह सल्फर के कारण गर्म है ना ये आयरन के कारण गर्म है। अब आपके जहन में प्रश्न उठ रहा होगा कि जो ये मणिकर्ण वाला गर्म पानी का चश्मा है तो ये गर्म कैसे है? तो इसका उत्तर होगा रेडियो धर्मिता के कारण, बोले तो रेडियो एक्टिविटी के कारण। आशा करता हूं कि आपने वीडियो को यहाँ तक एंजॉय किया होगा। अगर आपको मेरा यह वीडियो सच में अच्छा लगा तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी कर दिया होगा। नमस्कार, जय हिंद, जय हिमाचल।